नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को लेकर आ रही है। आपको मालूम है कि सुखोई 30 MKI फाइटर जेट को भारत लगातार अपडेट कर रहा है, जिसके पीछे का कारण यही है कि ये आने वाले कुछ सालों तक भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बने रहेंगे। ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अब अपने सुखोई 30 MKI में 250 किलोमीटर रेंज वाली एक नई मिसाइल को इंटीग्रेट करने जा रही है, जो कि 250 किलोमीटर की अधिक की दूरी से जमीन पर स्थित लक्ष्यों को मार गिरा सकती है। और ये जो नई मिसाइल है उसे भारतीय वायुसेना आपातकालीन प्रावधानों के तहत खरीद रही है। कहा जा रहा है कि नई हाई स्पीड लो ड्रैग मिसाइल 250 किलोमीटर से अधिक के लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और है कि सुखोई 30 MKI में अमेरिका या फिर यूरोपीय मुल्क की मिसाइलों को लगाना यानी कि इंटीग्रेटेड करना आसान काम नहीं है। इसीलिए इसके लिए नई मिसाइल को भारत खुद तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको मालूम है कि सुखोई 30 MKI पर अपग्रेड का काम शुरू हो चुका है और कम से कम 85 विमानों को अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी सुखोई 30 MKI में लगा चुका है और साथ ही साथ इस फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को भी लगाया गया है, जिनमें कि मेड इन इंडिया अस्त्रा, ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर और रुद्रम एंटी रेडिएशन नेक्स्ट जनरेशन मिसाइलों का बेड़ा भी इसमें शामिल किया गया है। और ब्रह्मोस की क्षमता भारतीय वायुसेना को S-400 वायु रक्षा प्रणाली जैसे किसी भी लंबी दूरी के ट्रैकिंग रडार से निपटने में भी मदद कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, आपको मालूम है कि भारतीय नौसेना ने 2 MQ-9 जो UAV है यानी कि सी गार्डियन ड्रोन है, उन्हें अमेरिका से लीज पर लिया था। अब इन 2 सी गार्डियन ड्रोन्स ने अपना 10,000 घंटे का उड़ान परीक्षण पूरा कर लिया है। आपको मैं बता दूं कि भारत ने इन MQ-9 ड्रोन्स को जब चाइना के साथ हमारा विवाद बढ़ गया था वहां पर भी तैनात कर दिया था। वहीं दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि भारत MQ-9 ड्रोन को हासिल करने की योजना भी बना रहा है और कम से कम 30 जो सशस्त्र MQ-9B ड्रोन है उन्हें खरीदा जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस पर बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन ड्रोन से भारतीय नौसेना को मिली है, ऐसे में कोई दो राय नहीं है कि भारत की तीनों ही सेनाओं को इनकी सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। दोस्तों, इस ड्रोन को नौसेना के हिसाब से भी कॉन्फ़िगर किया जाता है, जिसमें कि इस ड्रोन को बोल्ट ऑफ सी गार्डियन मिशन किट के साथ तैयार किया जा सकता है, जैसे कि एंटी सरफेस वॉरफेयर, एयरबॉर्न माइन काउंटर मेजर्स और एंटी सरफेस वॉरफेयर। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, LAC पर आप सबको मालूम है कि कुछ जगहों से चाइना की सेना पीछे हटी है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी तनातनी बनी हुई है। इससे पहले दोस्तों, गोगरा हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सैनिकों को वापस लेने पर दोनों देश सहमत हो गए थे, लेकिन अभी भी जो मुद्दा बना हुआ है वो है पूर्वी लद्दाख के डेप्सांग और डैमचौक क्षेत्र पर, जहां पर अभी स्टैंड ऑफ पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट करना बाकी है। इस मुद्दे को लेकर अब भारत ने चाइना के साथ बात करना शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको मालूम होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में गए थे। उस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष वेई फेंगे के साथ इस मुद्दे पर बातचीत की थी, जिसमें कहा गया था कि दोनों देशों को इस मुद्दे पर बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से इस बात पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक खबर और सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट बने हुए हैं जहां पर तनाव अभी चल रहा है, ऐसे में इन पर सहमति जताना एक कठिन काम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों चाइना लगातार अपनी स्थिति को वहां पर मजबूत कर रहा है और वो यथास्थिति को बहाल नहीं करने वाला। इसीलिए भारत यहां पर चाइना की बातों को भी नहीं मानने वाला है। हालांकि दोस्तों, यहां पर भारत अपनी चौकसी को कम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों चाइना ने LAC पर, जैसे कि मैंने कहा कि सैन्य उपस्थिति को कम करने की बजाय उसने उसको बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने भी बुनियादी ढांचों में भी काफी सुधार किया है जो कि LAC के साथ लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों चाइना भारत को हिंद महासागर में भी परेशान कर रहा है। चाइना का दोस्तों परमानेंट इलाज ढूंढना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों हमारी कुछ गलतियों ने आज चाइना को सर पर बैठा के रखा हुआ है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड अब ग्लोबल एक्सपोर्ट कंपटीशन में लाइमलाइट में आ चुका है और रूस और यूक्रेन के संघर्ष के बाद तो दुनिया भर के देशों में इस बात को लेकर सहमति बननी शुरू हो गई कि भैया अब तो आत्मनिर्भरता का समय आ गया है, क्योंकि हथियारों की जो निर्भरता दूसरे देशों पर होती है वो कभी भी बदल सकती है। भारत तो दोस्तों ऑलरेडी 2 दुश्मनों से घिरा हुआ है और ऐसे में भारत स्वदेशी हथियारों के विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति भी कर रहा है और इसी प्रगति का एक और उदाहरण है हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, जिसने एक बार फिर से मलेशिया के लाइट अटैक फाइटर कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए अपनी बोली लगाई है। लेकिन इसी बीच दक्षिण कोरिया ने भी अपने लाइट आर्म्ड हेलीकॉप्टर KAL-LAH को यहां पर कंपटीशन में रख दिया है।
हालांकि दक्षिण कोरिया हमारे हाथ से सौदों को छीनता रहा है। FA-50 उसका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है जिसे कि वो LCA तेजस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उतार देता है। तो कोई बात नहीं, हमें इसकी गहराई तक नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब तक हमारा LCA तेजस प्रॉपर तरीके से नहीं बन जाता या फिर वो पूरी तरीके से परिपक्व स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक हम भी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करें यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स की, जो दक्षिण कोरिया की LAH की अगर हम बात करते हैं तो वो अभी 2024 के अंत तक तैनात नहीं हो सकता। हालांकि ये भी एक लाइट आर्म्ड रोटरक्राफ्ट है, लेकिन ऐसे में भारत को अपने LCH प्रचंड को एक्सपोर्ट करने में फायदा मिल सकता है, क्योंकि LCH दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और उतर भी सकता है। दूसरी ओर ये जो कोरिया का हेलीकॉप्टर है ये EC-155 पर आधारित है, जो कि 2 इंजन वाला लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है। हालांकि ये अभी तैयार हो रहा है, लेकिन ये भी कई तरीके के मिशन निभा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड को DRDO के एरो इंजन के लिए महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स बनाने का एक सौदा मिला है। मैं आपको बता दूं कि जो PTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो हाई क्वालिटी हाई प्रिसीजन मेटल कंपोनेंट्स तैयार करती है क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल एप्लीकेशंस के लिए। और ऐसे में अब DRDO GTRE के लड़ाकू विमान इंजन के विकास कार्यक्रम के लिए PTC इंडस्ट्रीज महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी, जिसके लिए यह अनुबंध किया गया है। ऐसे में GTRE DRDO के साथ मिलकर जब इंजन के कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे तो ये भारत के अंदर एक इकोसिस्टम को भी तैयार करेगा और उसको बढ़ाएगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि PTC इंडस्ट्रीज अगली पीढ़ी के एरो इंजनों के लिए अधिक नई और जटिल और विश्वसनीय कंपोनेंट्स का निर्माण करेगी और भारत की नींव मजबूत करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, वाइस चीफ आर्मी स्टाफ BS राजू 3 दिन की मलेशिया यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। यात्रा के दौरान वाइस चीफ मलेशिया के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व के साथ कई तरीके की बैठकें करेंगे, जिससे कि भारत और मलेशिया के बीच रक्षा सहयोग आगे बढ़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस वक्त भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स की रेजिमेंट की एक टुकड़ी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास हरिमू शक्ति 2022 के लिए पहले से ही मलेशिया में है। भारतीय सेना मलेशिया में मलेशियाई सेना की रॉयल मलय रेजिमेंट के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास में भारतीय और मलेशियाई सेनाएं जंगली इलाके में अलग अलग अभियानों को कर रही हैं और अनुभवों को साझा कर रही है। कहा जा रहा है कि सेना के उप प्रमुख और मलेशियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ कई बैठकें की जाएंगी, जहां आपसी हितों के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना और ऑस्ट्रेलिया की सेना एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, ऑस्ट्रा हिंद 2022, जिसे कि राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया जा रहा है। और दोनों ही सेना संयुक्त योजना के साथ अलग अलग तरीके के टास्क को पूरा कर रही हैं। इसके अलावा इस संयुक्त युद्ध अभ्यास में रणनीतिक ड्रिल्स, हथियारों को एक दूसरे के साथ साझा करना और कई तरीके के अभियान इस एक्सरसाइज के दौरान किए जाएंगे। और ये जॉइंट एक्सरसाइज दोनों सेनाओं के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी को भी बढ़ाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और अब इसमें स्प्रिंट फायर फाइटिंग बोर्ड का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि आग को डिटेक्ट कर सकता है और उसे पानी और अपने जेट स्प्रे से बुझा सकता है। स्प्रिंट को इंडियन कंपनी ने तैयार किया है, जो कि हाई क्वालिटी फायर फाइटिंग पंप्स को और साथ ही इनके इक्विपमेंट्स को तैयार करती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि HAL अपने हॉक आई एयरक्राफ्ट को अपग्रेड कर रहा है, जिसके तहत इसके लिए नए सब सिस्टम्स तैयार किए जाएंगे। साथ ही इसमें एवियोनिक्स सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा और ये एक प्रमुख सोर्स होने वाला है कई टेक्नोलॉजीज का, जिसका इस्तेमाल HAL FT-42 एयरक्राफ्ट में किया जाएगा। HAL ने दोस्तों पहले ही हॉक आई से 100 मिसाइल का परीक्षण कर चुका है और इस हथियार को भी HAL FT-42 में इंटीग्रेट किया जाएगा। कहा जा रहा है कि एक बार कावेरी ड्राई इंजन का जो आफ्टर बर्नर मॉड्यूल है वो तैयार हो जाता है तो ये 71 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट क्लास को पैदा करेगा, जो कि HAL FT के लिए काफी होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, स्वीडन की फर्म साब ने कहा है कि ग्रिपेन की टीम ने कई भारतीय पार्टनर्स के साथ मुलाकात की है, जो कि उनके ग्रिपेन ई को भारत में तैयार करेंगे। वो भी तब अगर साब के ग्रिपेन को MRFA टेंडर में जीत मिलती है तो। वही साब के अधिकारियों ने भारत के एरोस्पेस कंपनी से भी बातचीत की है, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में, जिसमें कि महिंद्रा डिफेंस और वैम टेक्नोलॉजीज भी शामिल है। अब ये कहा जा रहा है कि इनके साथ एक MOU साइन किया जा सकता है एरो इंडिया 2023 में। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की फर्म डसॉल्ट एविएशन ने तो अब अपने राफेल F4 का ऑफर भारत को कर दिया है, जो कि MRFA टेंडर के तहत एक मजबूत दावेदार भी माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि इसके ट्रायल्स 2021 से ही शुरू हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से 2024 तक तैयार हो जाएगा। वहीं भारतीय वायुसेना एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज करने जा रही है, जिसे इस साल के अंत में पूरा कर लिया जाएगा और 114 MRFA के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2023 के मध्य में जारी किया जाएगा।
और जो इसका विजेता होगा वो 2025 में सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत इसको लेट क्यों कर रहा है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों, जहां तक मुझे लगता है कि वो राफेल F4 हो सकता है, क्योंकि 2024 तक ये तैयार हो जाएगा और राफेल F4 की तरफ ही भारतीय वायुसेना जाना चाहती है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका ने ताइवान को 2 महत्वपूर्ण हथियारों की बिक्री की मंजूरी दे दी है और इस कदम से चाइना नाराज होने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ताइवान के F-16 लड़ाकू विमानों के बेड़े, G-130 परिवहन विमानों और अमेरिका के द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले अन्य हथियार प्रणालियों का समर्थन करने के लिए करीबन 42.5 करोड़ डॉलर से अधिक के अतिरिक्त विमान पुर्जों की बिक्री के लिए ये मंजूरी दी गई है। अमेरिका की तरफ से ताइवान को 100 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम देने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा अमेरिकी रडार और सपोर्ट उपकरण देने के लिए भी सहमति जताई गई है। कहा जा रहा है कि ये डील 882 मिलियन डॉलर की हो सकती है। अमेरिका कई बार कह चुका है कि वो हमेशा ताइवान की रक्षा करने के लिए तैयार है। साथ ही उसने चीन को इस द्वीप से दूर रहने की भी चेतावनी दी है। पैट्रियट एक लंबी रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि हर मौसम में ऑपरेट हो सकता है। यह सिस्टम इतना खतरनाक है कि बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें और यहाँ तक कि किसी भी एडवांस एयरक्राफ्ट को ढेर कर सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं। कहा जा रहा है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, मौजूदा सिनेरियो को देखते हुए शी जिनपिंग की सऊदी यात्रा काफी मायने रखती है। कहा यह जा रहा है कि वो ऐसे वक्त में सऊदी अरब जा रहे हैं जब अमेरिका के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। बीते 80 सालों के इतिहास में ये पहला मौका है जब सऊदी अरब ने अमेरिका को आंख दिखाई है। वहीं चीन के रिश्ते भी अमेरिका के साथ काफी निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब दौरे में शी जिनपिंग चीन अरब समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा चाइना खाड़ी सहयोग परिषद की कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होगा। ये जो खाड़ी सहयोग परिषद है, इसके तहत अरब और खाड़ी देशों के 14 जो शीर्ष नेता है वो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि अरब और खाड़ी देशों में चीन किस तरीके से अपनी पैठ को मजबूत करना चाह रहा है। ऐतिहासिक तौर पर तो चीन के रिश्ते इन दोनों के साथ अच्छे नहीं रहे, जबकि सऊदी अरब लंबे समय से अमेरिका का सहयोगी रहा है। लेकिन बीते दिनों तेल के उत्पादन में कटौती के सऊदी अरब और रूस के फैसले पर अमेरिका बिफर गया था और खास तौर पर दोस्त कहे जाने वाले सऊदी अरब के अड़ियल रवैये पर अमेरिका ने उसके साथ अपने रिश्तों की समीक्षा की बात भी कही थी। शी जिनपिंग की ये जो यात्रा है वो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण में बड़ा उलटफेर कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो की इन स्पेस ने एक MOU साइन किया है व्योम स्पेस के साथ, जिसके तहत एक प्राइवेट स्पेस कैप्सूल तैयार किया जाएगा जो कि मानव और कार्गो परिवहन कैप्सूल कार्यक्रम के तहत है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष मिशन में एक कैप्सूल वो मॉडल होता है जिसके अंदर किसी भी कार्गो को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए रखा जाता है। मानविक मिशनों में भी कैप्सूल वो है कि जो अंतरिक्ष यात्रियों को होस्ट करता है। व्योम स्पेस के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी मनीष कुकरेती ने कहा कि कंपनी अब तक अपने उत्पाद को विकसित करने के लिए यूरोप में अनुसंधान और विकास भागीदारों के साथ भी काम कर रही है। इसके अलावा मनीष कुकरेती जी ने कहा कि कंपनी अगले 16 महीनों के भीतर इसरो को अपने अंतरिक्ष कैप्सूल का पहला प्रोटोटाइप देगी, जिसके बाद इसरो इसका परीक्षण करेगा। उन्होंने कहा कि हम कैप्सूल की केवल मूल तकनीक को ही विकसित कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों, व्योम के कुकरेती जी ने बताया कि कंपनी का अपना मॉडल रीयूजेबल होगा, इसीलिए इसरो के मानवयुक्त मिशन गगनयान के पहले प्रोटोटाइप मॉडल का उपयोग भी किया जाएगा। हालांकि इस प्रोग्राम के बारे में कंपनी के संस्थापक ने खुलासा करने से मना कर दिया। तो फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।